नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बताते हैं उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कहर और एक दिन में मिले हैं कोरोना के 200 नए मरीज। एक दिन में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4849 हो गई है और साथ ही उत्तराखंड में अगर कोरोना से मौत की बात की जाए तो 55 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में उत्तराखंड में 210 नए मामले सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा कोरोना मरीजों का इलाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना को लेकर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा कोरोना का इलाज। अभी तक सरकारी अस्पतालों में ही कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा था। स्वास्थ्य सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। शर्तों के साथ मरीज निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी उत्तराखंड में कोरोना को लेकर यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। निजी अस्पतालों में भी अब कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। अभी तक सरकारी अस्पतालों में ही कोरोना मरीजों का इलाज होता था। बड़कोट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। बड़कोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। एक ही परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही बड़कोट बाजार के 6 व्यापारी भी संक्रमित मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़कोट से आईटीबीपी की एक महिला सिपाही भी संक्रमित मिली है। तो बड़कोट में 14 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, 14 नए मामले सामने आए, क्या हिस्ट्री है इनकी और फिलहाल किस तरह के एहतियात बरत रहा है प्रशासन? देखिए, अगर हम पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो अकेले बड़कोट में वार्ड नंबर 3 और 4 में करीब 16 से 17 टोटल अब तक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। और अगर हम कल ही की बात करें तो कल में कुल 14 लोग वार्ड नंबर 3 और 4 से। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। एक राजकीय महाविद्यालय के शासन अध्यक्ष है, उसके परिवार के अकेले ही उसके परिवार के 6 लोग सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बड़कोट की बात करें तो बड़कोट व्यापारियों में 6 व्यापारी इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि इसके बाद एक हड़कंप सा माहौल यहाँ पे जरूर हमें देखने को मिला कल शाम को। इससे पहले कि जब 4 अचानक से बड़कोट में वार्ड नंबर 4 में कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मिलते हैं, तो उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है कि बड़कोट का जो बाजार है वो 3 दिनों तक बंद रहे। अभी फिलहाल की अगर हम इसकी अगर बताएं तो ये अभी इसमें जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री में केवल महज एक आईटीबीपी सिपाही की मिली है और अन्य जो 13 लोग हैं उनकी कोई इसमें ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और इनको सामुदायिक प्रकार इनका जो संक्रमित होने का कारण बताया गया। जी बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बताएं, बड़कोट में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें एक आईटीबीपी की सिपाही भी शामिल है। और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम त्रिवेंद्र रावत की अहम बैठक है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिवालय में अधिकारियों के साथ सुबह 11 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र रावत की अहम बैठक है। देहरादून में सचिवालय में अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अहम बैठक है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन किया गया है।
कोटद्वार में बादल फटने से एक रोड बह गई। यहां दुगड्डा नेशनल हाईवे पर बादल फटने से तबाही मच गई और इस सैलाब में एक कार भी बह गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग लापता हो गए, जिसके लिए एसडीआरएफ टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस घटना की वजह से लंबा जाम भी लग गया। तो ये तस्वीरें हैं उस जगह की जहां बादल फटने से तबाही मची है। कार सैलाब में बह गई, एक कार सवार शख्स की मौत हो गई, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो बादल फटने से जो इस पानी की रफ्तार है वो आप देख सकते हैं। उधर पिथौरागढ़ के टांगा गांव में तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां बादल फटने से भयंकर तबाही देखी गई। गैला पत्थरकोट में मलबे से 3 शव निकले, साथ ही 4 लोग घायल भी हो गए, लेकिन इस बीच 8 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला है। एनडीआरएफ के 23 तो आईटीबीपी के 65 जवान मौके पर हैं। तो पिथौरागढ़ में जो बादल फटा था उसके बाद जो तबाही देखने को मिली, बांगा पानी में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। आपदा के बाद अभी भी 8 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ के 23 और आईटीबीपी के 65 जवान तलाश में जुटे हैं। एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने के लिए भी इतनी बड़े जो है घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है और मैं निश्चित तौर पर मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है और मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि बीआरओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यहां पर तत्काल प्राइवेट मशीनों को संसाधनों को भेजकर ये रोड पर थ्रो किया जाए ताकि हम वो जो 11 लोगों की जो कैजुअलिटी है उस गांव के लोगों को राहत दे सके। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां टांगा गांव के ऊपर पहाड़ी में दरार पड़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से ही, जहां टांगा गांव के ऊपर पहाड़ी में दरार पड़ गई है। टांगा गांव में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। आपदा में तबाह हो सकता है पूरा गांव। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ के टांगा गांव से। बारिश की वजह से 22 सड़कें यहां बंद हो गई हैं। ग्रामीणों के सामने एक और मुसीबत यहां खड़ी हो गई है। जो टांगा गांव है जहां बादल फटा था, जहां लोगों की मौत हुई थी, वहां अब एक पहाड़ी में भी दरार पड़ गई है। हमारे ग्राम सभा हिमखोला में 2018 में जो बाढ़ आई थी उसके पश्चात शासन प्रशासन ने कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाए, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किया। लिहाजा जो है आज हमारा गांव पुनः खतरे की जद में आ चुका है और शासन प्रशासन जो है इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज हमारे तो खालों में काफ़ी मकान धंस चुके हैं और आंगनों में दरार आ चुकी है। योगेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। योगेश, जिस तरह से 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, क्या उनके बारे में जानकारी मिल पा रही है, जबकि एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए, मैं बताऊं कि अभी भी यहाँ पे बारिश का कहर जारी है। कल देर शाम भी यहाँ पे भारी बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा और अभी सवेरे से फिर रेस्क्यू वहाँ पे जारी है। हालांकि लगातार तलाश जारी है लापता लोगों की, परंतु सबसे बड़ी जो समस्या आई है कि मलबा इतना गांव के अंदर आ चुका है कि लापता लोगों को तलाशने में काफी मशक्कत का सामना वहाँ पे रेस्क्यू पे लगे लोगों को करना पड़ रहा है। जी, मलबा आ चुका है, लेकिन योगेश मुश्किलें तो और बढ़ गई हैं। टांगा गांव में पहाड़ी के ऊपर दरार पड़ गई है तो कहीं ना कहीं और परेशानी जो है लोगों की बढ़ गई है, चिंताएं बढ़ गई हैं। जी, हालात वहाँ पे इस तरीके के हैं कि रात को लोग घरों से बाहर निकल के खुले में ही रह रहे हैं, क्योंकि उनको एक भय इस तरीके का कि शायद ये जिस तरीके से बारिश लगातार क्षेत्र में हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर कुछ इस तरीके का नुकसान गांव को हो सकता है। तो इसलिए दहशत के साये में अभी वहाँ पे लोग जी रहे हैं। हालांकि वहाँ पे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी है, पुलिस संचार विभाग के लोग हैं, राजस्व विभाग है और तमाम क्षेत्रीय विधायक वहाँ पे हरीश धामी लगातार जुटे हैं, स्वयं रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। परंतु उसके बावजूद भी एक दहशत का माहौल, बिल्कुल दहशत का माहौल कायम है। बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा है कि पिथौरागढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। जिले प्रशासन, जिले की पुलिस, एसडीआरएफ को हमने तत्काल रवाना किया
और वहाँ पर जो राहत कार्य है वो वर्तमान में चल रहा है। कल से एसपी और डीएम उस क्षेत्र में कैंप करे हुए हैं, उनसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं। ये दुखद है कि कुछ लोग उसमें दब गए हैं, जिनको बाहर निकालने का प्रयास निरंतर वर्तमान में भी चालू है। हरिद्वार जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है। सड़कों पर पानी इस कदर भरा है कि शहर पानी पानी हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार में और रुड़की की, जहां शहर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जल भरा हुआ है, जिससे आम जनजीवन पटरी से उतर गया है। देवभूमि में मानसून वाली मुसीबत इसे कहा जा रहा है। दो तस्वीरें हरिद्वार की और रुड़की की, जहां सड़कों पर सैलाब बह रहा है, गाड़ियां आधी आधी डूब चुकी हैं। रुड़की में भी यही हाल है। दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी है जिसमें लोग चल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, क्या थाना क्या सड़क, हर कहीं पानी नजर आ रहा है। भाई का फुटेज ले। चंपावत में टनकपुर को जोड़ने वाला हाईवे मलबा गिरने की वजह से बाधित है। दरअसल निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से हाईवे पर मलबा गिर रहा है। जिस हाईवे पर मलबा गिर रहा है उससे हाईवे बाधित हो गया है। बारिश के मौसम में मलबा गिरने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो ऑल वेदर रोड की वजह से जो मलबा गिर रहा है हाईवे पर, उसकी वजह से हाईवे बाधित है। तस्वीरें आपको हाईवे की दिखा रहे हैं। जेसीबी की मशीन की मदद से इस रास्ते को खोला जा रहा है। बारिश की वजह से लगातार मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में 4 धाम और दूसरे 51 मंदिरों के संचालन के लिए बने देवस्थानम बोर्ड के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब तीर्थ पुरोहित सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। तीर्थ पुरोहितों से जो टकराएगा सर्वनाश हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला त्रिवेंद्र सरकार के लिए राहत भरा है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर प्रदेश सरकार और तीर्थ पुरोहितों के बीच ठनी हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सूबे की त्रिवेंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है। किसी भी हिंदू राइट्स रिचुअल्स का कोई वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाता। ये एक्ट केवल सेकुलर मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। तो आज कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। देवस्थानम एक्ट के विरोध में जिस तरह से तीर्थ पुरोहित सड़क पर उतरे थे, उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार बैकफुट पर थी। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने तीर्थ पुरोहितों के गुस्से की आग को और भड़का दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का निर्णय आएगा, किंतु माननीय न्यायालय का फैसला है और जो ये आज हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारी सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी वार्ता हो गई है और अन्य लोगों से भी हमारी वार्ता हो रही है। और जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और हम सभी लोग तैयारी करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। हो सकता है कि माननीय न्यायालय को समझाने में हम सक्षम न हुए हों कोरोना के कारण, क्योंकि स्वामी जी एक बार गए थे वहाँ पर, दूसरी बार सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के गठन से 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है, उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी 4 धाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी, उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है। और हमने शुरू से ये कहा कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं
उत्तराखंड के चारधाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 51 मंदिर देवस्थानम बोर्ड के दायरे में हैं। इन मंदिरों से जुड़े तीर्थ पुरोहितों को डर इस बात का है कि बोर्ड के गठन से उनके हकूक छिन जाएंगे। हालांकि सीएम का कहना है कि प्रदेश सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसला लिया है। यात्रा कैसे हमारी सुरक्षित हो सकती है, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। हमने शुरू से एक बात कही कि जितने भी हमारे पुरोहित समाज है, जो पंडा समाज है, उनके हकूकों की हम सुरक्षा करेंगे। उससे हम कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके हितों को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उसका हम लोग निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने तो चारधाम यात्रा का संचालन नहीं होने देने तक की चेतावनी दी थी। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध, इस बीच प्रदेश सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। जाहिर है इस मामले के अभी सुलझने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। उत्तरकाशी से दिग्विजय बिष्ट, नैनीताल से कमल जगाती के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चीनी ऐप टिकटॉक को भारत में बैन तो कर दिया गया, मगर उसका भूत अभी तक लोगों के ऊपर से उतरा नहीं है। रुड़की में एक युवक का तमंचे पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के पास से तमंचा और 12 कारतूस बरामद किए हैं। तो तमंचे पर वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस लड़के का वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया और इस युवक को एक तमंचे के साथ और 12 कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में जिस तरह से तेंदुए के हमले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुए के हमले बढ़ क्यों रहे हैं। इस पर जानकारों का कहना है कि तेंदुए को आदमखोर हम इंसानों ने ही बनाया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेंदुओं की दहशत लंबे समय से है, मगर पिछले कुछ साल के भीतर तेंदुओं के हमले कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार तेंदुए क्यों बनते जा रहे हैं आदमखोर। आखिरकार क्या वजह है कि इंसानों से डरने वाले तेंदुए के मन में इंसानों का डर खत्म होता जा रहा है। आखिरकार वो इंसानों को ही क्यों बना रहे हैं अपना शिकार। पहले इंसानों पर तेंदुए के हमले काफी कम हुआ करते थे, वे इंसानों को कभी खाया नहीं करते थे। तेंदुए इंसानों से हमेशा दूर भागते हैं। लेकिन उत्तराखंड में सिमटते जा रहे जंगल और कम होते जानवरों की वजह से तेंदुए के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। तेंदुए के सामने अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार वो खाए तो खाए क्या। बाघ के मुकाबले तेंदुआ ज्यादा जुझारू होता है। बदलते हालात में वो खुद को तेजी से बदलता है। तो देखिए, जो लेपर्ड का हैबिटेट है वो कई बार जो ह्यूमन हैबिटेट है उसके साथ मैच करता है, और कई बार ऐसा पाया गया है कि ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास लेपर्ड काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में कई बार कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते हैं, और यही सब कारण है जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट होता है। खास करके अभी जो ये सीजन है विंटर्स में, खास करके जो एनिमल का मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, और इस कारण से भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं।
इसी बदलाव की वजह से तेंदुए इंसान के इतना करीब आने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 90% तेंदुए अपने खाने के लिए कुत्तों और मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। जो पहाड़ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुआ करे तो क्या करे? उसे भी तो आखिरकार अपना पेट भरना है। जिंदा रहने के लिए उसे भी तो खाना चाहिए। तेंदुआ पेड़ पौधे तो खा नहीं सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि बदलते वक्त के साथ तेंदुआ अपने खाने की आदत बदल रहा है। यही वजह है कि तेंदुआ शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती तक पहुंचता है। ऐसे में उसे जो आसान शिकार मिल जाता है वो उस पर झपट पड़ता है। जिंदा रहने के लिए इंसान पर हमला करना शायद उसकी मजबूरी बन गया है। जानकार मानते हैं कि तेंदुए का इंसान पर हमला करना प्रकृति के कानूनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंसानों के बनाए कानूनों के खिलाफ है। तेंदुआ इंसानों पर हमला उन्हें डराने के लिए नहीं करता, बल्कि खुद को जिंदा रखने के लिए। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुए को आदमखोर बना कौन रहा है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? ये कड़वी सच्चाई है कि तेंदुए को आदमखोर हम इंसानों ने ही बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के कई इलाके इन दिनों गुलदार के आतंक से दहशत में हैं। अल्मोड़ा में भले ही शिकारियों ने आदमखोर गुलदार को मार दिया हो, मगर हल्द्वानी में अभी भी गुलदार की दहशत है। ये गुलदार अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। खत्म हुई गुलदार की दहशत। शिकारी ने गुलदार को दी मौत। मौत की नींद सो गया आदमखोर। अल्मोड़ा में ग्रामीणों के लिए दहशत का सबब बन चुका गुलदार आखिरकार शिकारी की गोली से ढेर हो गया। बिजनौर के शिकारी ने इस गुलदार को मौत की नींद सुला दिया। ये गुलदार अब तक कई लोगों को निवाला बना चुका था। इसकी दहशत ऐसी कि एक महिला की गोद में उसके बच्चे को उठाकर ले गया था, जिसके बाद से ही गुलदार की तलाश जारी थी। शिकारी चौकस निगाहों से इसकी तलाश कर रहे थे। इसकी तलाश के लिए 8 दिन तक सर्च अभियान चलाया गया। शिकारी दिन रात मोर्चे पर डटे रहे, तब कहीं जाकर कामयाबी मिली। उधर हल्द्वानी के रानीबाग इलाके के लोग एक आदमखोर गुलदार के हमले से खौफ में जीने को मजबूर हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने अपने शिकारियों के साथ जंगल की खाक छानना शुरू किया। वन विभाग का टारगेट है वो गुलदार जो अब तक 2 महिलाओं की जान ले चुका है। गुलदार के लगातार बढ़ रहे हमलों को लेकर वन विभाग ने उसे आदमखोर घोषित कर दिया है। जिस जगह गुलदार के हमले हुए हैं वहां शिकारी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की टीम जंगल में कॉम्बिंग भी कर रही है। गुलदार के पगमार के सहारे उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग की पहली कोशिश गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने की होगी। अगर गुलदार फिर भी वन विभाग के शिकंजे में नहीं आया तो उसे शिकारी को गोली से निशाना बनाया जाएगा। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई जगह पिंजरे लगा दिए हैं। वन विभाग के शिकारी 24 घंटे गुलदार की निगरानी कर रहे हैं। इस बार अगर गुलदार नजर आया तो उसका बच निकलना मुश्किल होगा। हल्द्वानी शहर के चारों ओर घना जंगल है।
जिस वजह से इससे लगते ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी आबादी, सब दहशत में जीने को मजबूर है। हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए गंगा सवेरा मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के साथ।